एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि पता है आप लोगों को, यहाँ पे मैं करवा रही हूँ बच्चे आरआरबी एंड नॉरसेट 8 की प्रेपरेशन। सो जो भी इस चैनल पे न्यू है, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बिकॉज ऑलरेडी 20,080 क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ। 20,081 क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सारे प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखो। एंड अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही बैच ज्वाइन कर सकते हो। टाइम आपके पास, आपको भी पता है, 3 मंथ्स का बचा है। नॉरसेट 8 के लिए भी बैच शुरू हो गया है 3 मंथ्स का, जिसकी फीस है 2499। आरआरबी के लिए 2 बैचेस है मेरे पास, इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच एंड थ्योरी बैच। इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच की फीस है ओनली 1299, जो कि 3 मंथ्स के लिए है। थ्योरी बैच की फीस है 2199। दोनों ही बैचेस 3 मंथ्स के हैं। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, जिसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट्स में आपको प्रोवाइड करूंगी और खुद से पढ़ाऊंगी। और थ्योरी बैच में आपका बेसिक से स्टार्ट करके थ्योरी, इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड नॉन नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट्स करवाने वाली हूँ। ठीक है, सो आज ही आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हो। सो चलती हूँ अब मैं क्वेश्चन पे, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो पहला ही क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो। अ क्लाइंट विद एंड स्टेज किडनी डिसीज इज प्रिस्क्राइब एरिथ्रोपोइटिन विच असेसमेंट फाइंडिंग इंडिकेट द थेरेपी इज इफेक्टिव। तो एंड स्टेज किडनी डिसीज है एक पेशेंट को, इथ्रोपोइटिन आप दे रहे हो, कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग बताएगी कि जो थेरेपी है वो इफेक्टिव है। तो सबसे पहले तो मैं एरिथ्रोपोइटिन की बात कर लूँ बच्चे, ठीक है। सो जो एरिथ्रोपोइटिन होती है, ठीक है ना, जो आपकी ये एरिथ्रोपोइटिन है बच्चे, ये क्या करती है, आरबीसीज प्रोडक्शन को इंक्रीज करवाती है, या फिर मैं कह सकती हूँ स्टिम्युलेट करती है। ठीक है, एंड स्टेज किडनी डिसीज में हमें देखने को मिलता है आरबीसीज का लेवल कम हो जाता है, हीमोलाइसिस बहुत ज़्यादा होता है ना, क्योंकि अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, तो एरिथ्रोपोइटिन, ई पोइटिन भी लिखा होता है, उसका काम ही है कि आरबीसीज की प्रोडक्शन को स्टिम्युलेट करना। तो अगर आप किसी को एरिथ्रोपोइटिन दे रहे हो तो इसमें से कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग जो है कि थेरेपी हमारी काम कर रही है बताएगी। हेमोक्रिट लेवल जो है वो इंक्रीज हुआ है 32%, पोटाशियम लेवल 4.0 है, बर्न जो है वो 40 है, और रिडक्शन इन पेरिफेरल एडिमा। सो ऑब्वियसली अगर एरिथ्रोपोइटिन का जो लेवल है वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है, जो उसकी वैल्यू है 32% से इंक्रीज हुई है, देन इट शोज कि पेशेंट का जो एरिथ्रोपोइटिन आप इंजेक्शन दे रहे हो वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है। क्लियर। सो ऑप्शन नंबर ए जो है 1 जो है वो राइट रहेगा। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर कोई क्लाइंट रिसीव कर रहा है हेपरिन थेरेपी, तो फॉर अ पल्मनरी एम्बोलिज्म द पार्शियल पीटीटी टाइम फॉर 110 सेकेंड, व्हाट इज अ नर्स प्रायोरिटी एक्शन। ठीक है, सो अगर एक पेशेंट है, ठीक है, सो वो हेपरिन ले रहा है, ठीक है, जो हेपरिन ले रहा है उसको एम्बोलिज्म है, पल्मनरी एम्बोलिज्म, इसके लिए आप हेपरिन दे रहे हो, उसका पीटीटी टाइम जो आ रहा है वो 110 सेकेंड्स आ रहा है, तो नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा। तो पहले तो मैं पीटीटी, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम जो नॉर्मल होता है, दैट इज बाय 60 to 80 सेकेंड्स बच्चे। ठीक है, यहाँ पे तो आप देख रहे हो कि 110 सेकेंड्स है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि पेशेंट को किसका रिस्क है, रिस्क ऑफ ब्लीडिंग हो रहा है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, ऑप्शन एडमिनिस्टर करोगे विटामिन की एज ऑर्डर, रिड्यूस द हेपरिन इन्फ्यूजन रेट इमीडिएटली, स्टॉप द हेपरिन इन्फ्यूजन एंड नोटिफाई द डॉक्टर एंड रीचेक द पीटीटी इन 2 आवर्स। तो स्टॉप करनी है हेपरिन इन्फ्यूजन एंड नोटिफाई करना है प्रोवाइडर को। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट को रिस्क हो सकता है ब्लीडिंग का, इंटरनल हैमरेज का रिस्क है, और ये रिस्क पेशेंट को एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन में डाल सकता है। सो आपको नोटिफाई करना है डॉक्टर को हेपरिन को बंद करके। नेक्स्ट है, नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु हैड अ abdominal aortic aneurysm repair which assessment finding required immediate intervention। तो अगर किसी को abdominal aortic aneurysm repair चल रहा है, मतलब कि उसका एन्यूरिज्म जो है आपने रिपेयर किया है, आप उसकी केयर कर रहे हो, तो इनमें से कौन सी असेसमेंट है जो कि इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर करती है। ब्लड प्रेशर 170/100, पेरिफेरल पल्सेस असेसमेंट एंड सिमेट्रिकल, कंप्लेंट्स ऑफ मिडल एब्डोमिनल टेंडरनेस, यूरिन आउटपुट ऑफ 35 माइक्रो इक्विवेलेंट ml पर आर। तो देखो, अगर किसी का एन्यूरिज्म आपने रिपेयर किया है, ठीक है, और एन्यूरिज्म में अगर आपका बीपी इतना ज़्यादा आ रहा है, तो इट मीन्स कि ब्लड वेसल्स पे जो फ्लो के साथ ब्लड चल रहा है वो तो एन्यूरिज्म को रप्चर कर देगा, इतनी तेज़ फ्लो से चल रहा है, तो एन्यूरिज्म यहाँ पे रप्चर होने के चांसेस है। तो ये जो असेसमेंट फाइंडिंग है ये
आपको इमीडिएटली क्या करनी है, कोई ना कोई इंटरवेंशन और डॉक्टर को नोटिफाई करनी है। नेक्स्ट है, अ क्लाइंट रिसीविंग कीमोथेरेपी डेवलप्स ओरल म्यूकाइटस, विच इंटरवेंशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो अगर एक क्लाइंट को कीमोथेरेपी चल रही है और उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन्स इन्फ्लाम्ड हैं, ड्राई हैं, तो क्या इंटरवेंशन मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगी? Encourage acid beverages to clean the mouth. Use a toothbrush with hard bristle for oral hygiene. Rinse the mouth frequently with the saline solution. Advise the client to avoid all mouth rinse. तो देखो कीमोथेरेपी का ये कॉमन साइड इफेक्ट है कि ड्राइनेस हो जाती है म्यूकस मेम्ब्रेन्स की। अगर आप एसिडिक बीवरेज दोगे तो और ज़्यादा ड्राइनेस होगी बच्चे, ठीक है। हार्ड ब्रिसल्स दोगे तो ब्लीडिंग के चांसेस है। माउथ और पेशेंट को माउथ रिंस करने के लिए मना करोगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा पेशेंट के। तो इसीलिए कहते हैं खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद पेशेंट को फ्रीक्वेंटली नॉर्मल सलाइन के साथ अपना माउथ रिंस करना होता है, ताकि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसकी ड्राइनेस प्रिवेंट हो और इन्फेक्शन वहाँ पे ना ग्रो करे। नेक्स्ट है, क्लाइंट विद द हेड इंजरी बिगिंस एग्जिबिटिंग साइंस ऑफ इंक्रीज आईसीपी, व्हिच इंटरवेंशन इज अ प्रायोरिटी फॉर द नर्स। तो अगर एक पेशेंट है हेड इंजरी का, उसका आईसीपी इंक्रीज हो रहा है, तो क्या इंटरवेंशन प्रायोरिटी में रहेगी नर्स के लिए? कीप द क्लाइंट इन अ सुपाइन पोजीशन, एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड रैपिडली, एलिवेट द हेड ऑफ द बेड 30 डिग्री, परफॉर्म फ्रीक्वेंट सक्शनिंग ऑफ द एयरवे। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है वीनस रिटर्न करवाना फ्रॉम द हेड, ठीक है, ताकि प्रॉपरली ब्लड फ्लो रिटर्न करे। क्योंकि जब वीनस रिटर्न हेड से अच्छा सा होगा, जब आप हेड एलिवेट कर दोगे ना, तो ऑब्वियसली ब्लड नीचे फटाफट से गिरेगा टुवर्ड्स द ग्रेविटी, और उससे क्या होगा, जो प्रेशर है इंटरक्रेनियल कैविटी में वो कम होगा। सो राइट इंटरवेंशन इज ऑप्शन नंबर सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले आपका थोड़ा सा टाइम लेते हुए बच्चे, अगर किसी को भी बैचेस ज्वाइन करने हैं तो 3 मंथ्स के बैचेस स्टार्ट हो गए हैं। आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। नॉर्सेट 8 के लिए 3 मंथ्स का 2499 का नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग का बैच, एंड आरआरबी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच एंड थ्योरी बैच, जो कि दोनों ही 3 मंथ्स के बैचेस हैं। आरआरबी का इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक क्लियर है, 1299 फीस है। थ्योरी बैच की फीस रहेगी 2199। दोनों में डिफरेंस यही है कि इसमें हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, एमसीक्यू क्लासेस करेंगे, टेस्ट सीरीज करेंगे, डाउट क्लासेस करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर एंड नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट करने वाले हैं। थ्योरी बैच में हम बेसिक से स्टार्ट करके सारे सब्जेक्ट्स की थ्योरी करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, सॉरी। साथ ही में एमसीक्यू क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट्स। और आप आज ही इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2086। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A nurse is monitoring a client with hyperthyroidism. Which symptom is most concerning? तो अगर किसी की हम बॉडी में थायराइड ग्लैंड जो है उसमें से T3 एंड T4 ज़्यादा रिलीज हो रहे हैं, तो मोस्ट कंसर्निंग सिम्टम क्या रहेगा? वेट लॉस, हीट इंटॉलरेंस, हार्ट रेट 130 बीट्स पर मिनट, ट्रेमर्स इन द हैंड। सो ऑब्वियसली जब आपने हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में पढ़ा होगा तो आपने एक सिम्टम पढ़ा होगा जिसको हम बोलते हैं टेकीकार्डिया, है ना। तो टेकीकार्डिया अगर आपको पेशेंट में दिख रहा है तो ये कंसर्निंग सिम्टम हो सकता है, इसमें आपको कार्डियक प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। सो ये आप कंसर्निंग सिम्टम में लेके चलोगे। नेक्स्ट पे देखते हैं, अ क्लाइंट इज रिसीविंग ट्रीटमेंट फॉर टीबी विद रिफाम्पसिन, विच क्लाइंट स्टेटमेंट इंडिकेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेडिकेशन। तो अगर आप किसी को रिफाम्पसिन दे रहे हो टीबी की डिसीज के लिए, ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए, तो कौन सी स्टेटमेंट क्लाइंट की इंडिकेट करेगी कि उसको मेडिकेशन के बारे में अच्छे से समझ आ गया है? ऑप्शंस हैं, आई कैन स्टॉप द मेडिकेशन व्हेंस आई फील बेटर, आई should report orange discoloration to my urine, I need to avoid alcohol while on this medication will not affect my liver। तो रिफाम्सिन की जो नॉर्मल है कि रिपोर्ट नहीं करना ऑरेंज डिस्कलरेशन, इट इज़ नॉर्मल साइड इफेक्ट, ठीक है। मेडिकेशन अपने हिसाब से स्टॉप नहीं करनी होती, ठीक है। और ये जो मेडिकेशन होती है ये क्या होती है? हिपैटोटॉक्सिक। तो अगर ये मेडिसिन आपको चल रही है और उसके साथ आप अल्कोहल भी ले रहे हो तो देन इट मीन्स कि लिवर का और डैमेज हो सकता है। तो अगर पेशेंट कहता है कि अगर मैं ये मेडिकेशन ले रहा हूँ और मुझे अल्कोहल नहीं लेनी है, तो इट मीन्स पेशेंट बिल्कुल राइट है, उसको इस चीज़ के बारे में समझ आ गया है। नेक्स्ट है, द नर्स असेस अ क्लाइंट विद अ चेस्ट ट्यूब एंड नोटिस नो टाइडलिंग इन अ वाटर सील चैम्बर, व्हाट शुड द नर्स डू। तो अगर आप चेस्ट ट्यूब किसी की नोटिस कर रहे हो, उसमें कोई भी टाइडलिंग नहीं हो रही वाटर सील चैम्बर में, तो नर्स पहले क्या करेगी? रीइंफोर्स द ड्रेसिंग ओवर द चेस्ट ट्यूब साइड, क्लैम्प द चेस्ट ट्यूब इमीडिएटली, चेक फॉर किंक इन द चेस्ट ट्यूब, डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग एज नॉर्मल, इट इज़ नॉट नॉर्मल। टाइडलिंग इन द चेस्ट वाटर सील चैम्बर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्टिन्यूशन में नहीं होनी चाहिए, बट
मतलब कि थोड़ी देर बाद होनी चाहिए, ठीक है ना, इंटरमीडिएट होनी चाहिए। तो अगर कहीं से जो टेस्ट ट्यूब है वो कहीं से ट्विस्ट है या फिर कहीं से टर्न हो रखी है, तो ये नॉर्मली हमें देखने को मिलता है। सो आप उसको चेक करो और देन गो फॉर इट। नेक्स्ट है, क्लाइंट एडमिट हुआ है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस से, विच लेबोरेटरी फाइंडिंग कंफर्म द डायग्नोज। तो डीके वाला पेशेंट है, तो इनमें से कौन सी लेबोरेटरी फाइंडिंग जो है इस डायग्नोज को कंफर्म करेगी? सीरम ग्लूकोज लेवल 180, पीएच जो है 7.32 है, बाइकार्बोनेट 15 है, सीरम कैल्शियम 7.8 है, पोटाशियम लेवल 3.5 है। तो ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है पेशेंट में, डीके वाले पेशेंट में। तो एसिडोसिस तो यहाँ पे भी दिख रहा है, और मेटाबॉलिक कार्बोनेट्स का जो लेवल है वो डिक्रीज दिख रहा है। याद रखो, जब भी हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस की बात करते हैं ना बच्चे, तो अगर पीएच कम होगी तो बाइकार्बोनेट आयंस भी कम होंगे, अगर पीएच ज़्यादा होगी तो बाइकार्बोनेट आयंस भी ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे ये सिमिट्री हमें दिख रही है, और ये सिमिट्री मेटाबॉलिक एसिडोसिस की तरफ इशारा करती है। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, क्लाइंट डेवलप एक्यूट हिमोलिटिक रिएक्शन ड्यूरिंग अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, व्हाट इज अ प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन? तो अगर किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान हिमोलिटिक रिएक्शन देखने को मिलता है, प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या करोगे? स्लो कर दोगे इन्फ्यूजन को, स्टॉप करोगे ट्रांसफ्यूजन को इमीडिएटली, चेक डाइफाहाइड्रामाइन आईवी, चेक द क्लाइंट ब्लड टाइप एंड क्रॉस मैच। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि क्या करने वाले हो आप लोग अगर किसी का हीमोलिटिक रिएक्शन दिखता है ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सो जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था उसकी बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी। इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ये वाला तो कर लिया था, ये था डीवीटी वाला पेशेंट है, चेस्ट पेन हो रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, तो सबसे प्रायोरिटी हमारी ऑक्सीजन ही रहती है, क्योंकि पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, तो सबसे पहले उसे ऑक्सीजन हम देते हैं, उसके बाद सारी चीज़ें करते हैं। क्लियर? सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। एंड अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है, नंबर आपके पास है, आप मेरे से बात करके 7973244089 पे कॉल या फिर मैसेज करके आरआरबी एंड नॉसेट के लिए बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। 3 मंथ्स है दोनों एग्जाम्स के लिए। सो इट अप टू यू कि आप कितना अच्छे से प्रिपेयर करते हो। सो ऑल द बेस्ट, डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अच्छे से पढ़ो और शांति से पढ़ो, रिलैक्स होके पढ़ो। ऑल द बेस्ट।